वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। रस खान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर आज हिंदी दिवस के इस व्याख्यान माला में स्वागत है। और आज के बहुत बिजी शेड्यूल में से मैम ने बहुत कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो इसके लिए जोरदार तालियां आपको दीजिए। लेकिन आज का दिवस मैम जानती हैं कि वो कितना उनके दिल के करीब है, लेकिन फिर भी तो वो ऐसा ही होगा। खासकर रणवीर कुमार राजन सर और सुनीता मैडम के पास, प्रिंसिपल मैडम के पास ऐसा है जैसे सूरज को आईना दिखाना। तो ज्यादा मैं कुछ ना बोलूंगी। हमारी एकता और अखंडता हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। सिर्फ इसी के साथ मैं शुरुआत करूंगी और मैम से आग्रह करूंगी कि हमें स्नेह वचन द्वारा आशीर्वचन हमें दें। कृपया मैम। शुभकामना इन शब्दों के साथ कि हिंदी को आप सिर्फ हिंदी दिवस के दिन स्मरण न रखें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह सिर्फ वह दिन आए जब हमें हिंदी दिवस मनाने की जरूरत नहीं महसूस हो। अपनी बात कहने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ जो हमारे विद्यार्थी उपस्थित हैं उनसे करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी डॉक्टर धर्म प्रकाश को, डॉक्टर वीरा को, जिन्होंने बहुत कम समय में ये आयोजन किया। और हिंदी दिवस पे हम लोग सोच रहे थे कि कुछ होना चाहिए और ये इसे साकार रूप देने के लिए इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल यहाँ बैठे बच्चों से मैं कहना चाहूँगी, आप लोग मुझे ये बताएं, भारत के कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है। वो तो पता है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी है ये आप ध्यान दीजिए। लेकिन राष्ट्रीय भाषाएं हमारे पास बहुत है और 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आप हमेशा ध्यान दें कि 22 भाषाएं हैं, ये सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्यों? 22 भाषाओं में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों मिला? खड़े होकर क्योंकि संपूर्ण भारत में यह भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। एक ताली होनी चाहिए महिमा के लिए। दूसरी भाषाएं देखिए, बंगाल कहाँ बोली जाती है? बंगला में असम, असमिया, असम में कन्नड़, कर्नाटक में पंजाबी, पंजाब में। लेकिन हिंदी कितने प्रांतों में बोली जाती है, कौन बता सकता है? कितने? बोलो महिमा, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। संपूर्ण भारत में तो बोली जाती है। बाकी सब जगह 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 11 प्रांतों में हिंदी बोली जाती है। ठीक, 11 प्रांतों में, जिसमें अंडमान निकोबार, दिल्ली, इन सबको लेके 11 प्रांतों में हिंदी बोली जाती है। यानी भारत के नक्शे पर अगर आप ध्यान दें तो पूरा मध्यवर्ती इलाका जो है इधर से वो लगभग हिंदी और में बोली जाती है। हिंदी की कितनी बोलियां हैं और कैसे हिंदी में अलग अलग प्रांतों में थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सबसे ज्यादा बोली जाने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। और
राष्ट्रभाषा का मैं हमेशा ही हिंदी दिवस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी को आप अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के प्रतिस्पर्धी के तौर पे नहीं देखें। हिंदी को आप इस तरह से अपने आत्मसम्मान के साथ जोड़कर देखें। एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूंगी जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नेहरू जी गए हुए थे और वो अपने किसी भारतीय अधिकारी से धीरे से बात कर रहे थे। किसी बैठक में थे और वो धीरे से अंग्रेजी में बात कर रहे थे। किसी जापानी या किसी दूसरे देश के अधिकारी ने सुना तो उसने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि आप तो फुसफुसाते भी अंग्रेजी में हैं। तो ये अंग्रेजी को सम्मान की भाषा मानना और हिंदी को से आत्महीनता से ग्रस्त होना हिंदी दिवस की सार्थकता इसी में है कि हम इस आत्महीनता से निकल सकें। आप हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी आपकी मातृभाषा भी है, इसलिए आपका दायित्व और बढ़ जाता है। आप हिंदी को सही समझे, सही लिखे और सही ढंग से व्यवहार करें, तभी हिंदी दिवस की सार्थकता है। आप हिंदी भाषा आपकी अगर मातृभाषा है तो आप उसे हिंदी की बारीकियों को समझे। जबकि मैं अधिकतर विद्यार्थियों को देखती हूँ कि हिंदी तो मेरी मातृभाषा है तो हिंदी तो पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। आपसे अगर 2-4 कवियों का नाम पूछा जाए, 2-4 अच्छे लेखकों का नाम पूछा जाए हिंदी का, आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये शर्म की बात है, आपको इससे निकलना है। हिंदी को गौरव बनाना है, आपको हिंदी का गर्व से उपयोग करना। आपके साथ ये आपके साथ ये विशिष्टता है कि आप भारत के किसी भी प्रांत में जाएंगे, आप किसी भी प्रांत में अगर पत्र लिख रहे हैं आप हिंदी में लिखेंगे, वो वहां पहुंचेगा। पत्र किसी भी प्रांत में जाकर आपको हिंदी समझने वाले लोग मिल जाएंगे। इसलिए आपका दायित्व ज्यादा है कि आप हिंदी को पढ़ें, समझें, हिंदी को जाने, हिंदी के साहित्यकारों को जाने और हिंदी का सही प्रयोग करें, हिंदी को सही ढंग से लिखना सीखें। एक बार फिर आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी अपने स्पीच द्वारा। दस्तकों के दिन गए अब, दस्तकों के दिन गए अब, धक्के लगा कर देखिए, बहुत सदके में झुके, सिर उठा कर देखिए। बहुत अंग्रेजी की गुलामी कर चुके हैं और जब भी होता है ये दिल भावुक और जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस साहब असली भाषा तो मातृभाषा ही काम आती है। तो सताए हैं, हिंदी दिवस एक बहुत बड़ा समारोह है, तो सर की व्यस्तता है तो वो लौटेंगे तो आप लोगों को जरूर आशीर्वचन देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही मैं निबंध प्रतियोगिता की शुरुआत करूंगी। निबंध प्रतियोगिता हमारे यहाँ हमारे सभी बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता के लिए खूब जोर शोर से तैयारी की है। काफी उत्साह है बच्चों में हिंदी दिवस के लिए। लेकिन कुछ ठीक है, तो निबंध प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए मैं महिमा की तैयारी बहुत अच्छी है, उसने बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आप आइए और हिंदी दिवस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आप सभी को सुप्रभात। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं है। मैं महिमा सुमन, बीए पार्ट 3 की इकोनॉमिक्स ऑनर्स की छात्रा, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बोलने जा रही हूँ। हिंदी दिवस पर हम सब ने यह ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सबका अभिमान हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को सबने एक मंत्र होकर यह निर्णय लिया था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही इस दिन का महत्व देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया था। हमारा पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी पूरे विश्व में चौथी संख्या पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालकेकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों के साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने भी बहुत अधिक प्रयास किया है। वर्ष 1918 की बात है जब एक हिंदी साहित्य सम्मेलन था, उसमें गांधी जी ने सर्वप्रथम हिंदी को राजभाषा बनाने की बात कही थी। गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा भी कही है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य यह भी है कि वर्ष में एक दिन इस बात से सभी का रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का पूरी तरह से उपयोग नहीं करेंगे तब तक हिंदी का विकास नहीं हो सकता। आज हिंदी दिवस के अवसर पर संजय जोशी की लिखी हुई कविता की 2 लाइनें प्रस्तुत है। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर भारी, अंग्रेजी से जंग हजारी सम्मान किए अधिकारी। जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही हमारी पहचान। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मात्र एक भाषा नहीं है। जय हिंद। भाषा है हिंदी, हम सबकी राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी भाषा में ये भाव आपकी अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मन मिटने वाली भक्ति है। अंग्रेजी अल्फा से शुरू होती है और अंत में जेबरा गंधा बना देती है। हिंदी वर्णमाला और अनार से शुरू होती है और यह बनाकर दम लेती है। हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व से महसूस करो। हिंदी बोलो, हिंदी लिखो। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आज कुछ इंग्लिश के वर्ड निकल जाए तो ठीक है। तो शालिनी बी वोकेशनल योगा, आईटी एंड टैक्सेशन से है ये शालिनी। सुप्रभात आप लोगों को। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा सरल भाषा होने के साथ साथ यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। यह दुनिया भर में हमें सम्मान भी दिलाती है। हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। इसी कर्तव्य हेतु हम 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल समझ लेता है। यही इस भाषा की पहचान भी है कि इसे बोलने और समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। बदलते युग के साथ अंग्रेजी भारत पे अपनी पांव जमा ली है, गढ़ा लिए हैं, जिस वजह से आज हमारी राष्ट्रभाषा को हमें एक दिन के लिए मनाना पड़ रहा है। अंत में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि भारत में रहकर हम हिंदी भाषा को महत्व न देना भी हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा भूलनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। शालिनी ने एक बात जो कही अपने स्पीच में कि उन्हें एक ही दिन बनाना पड़ता है। देखो, दिवस मैंने कहा ना, दिवस उसी का मनाना पड़ता है जिसकी आवश्यकता है। यानी वल्नरेबल ग्रुप जो है हमारा, जो शोषित ग्रुप है या जहाँ कमी लग रही है, दिवस तो वही मनाते हैं ना। हम क्या क्या दिवस मनाते हैं? हम साक्षरता दिवस मनाते हैं, हम महिला दिवस मनाते हैं ना। तो दिवस वही मनाते हैं जहाँ आवश्यकता पड़ रही है। आज नेक्स्ट है श्वेता बी वोकेशनल योगा, फर्स्ट सेमेस्टर की श्वेता। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी का महत्व क्या है हमारे जीवन में? हिंदी हम क्यों पढ़ते हैं, चाहे वो विषय के रूप में हो या भाषा के रूप में, ये तय होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी साइंस पढ़ता है तो उसका लक्ष्य निर्धारित होता है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। वैसे ही कोई बच्चा अगर गणित पढ़ता है तो उसका भी लक्ष्य निर्धारित होता है कि वो अकाउंटेंट या मैनेजर बनेगा। तो कोई भी शिक्षक अगर किसी बच्चे को हिंदी पढ़ाते हैं तो उनको ये नहीं बोल सकते कि आप हिंदी अच्छे से पढ़ो, आप एक अच्छी आलोचक या साहित्यकार बनोगे। मुझे लगता है कि हिंदी पढ़ने या पढ़ाने के माध्यम से इतना छोटा नहीं है, किसी एक कैरियर में बात कर किसी के सामने रखा जाए।
कबीरदास जी को पढ़ते आए हैं, परंतु किसी ने कबीरदास जी के व्यक्तित्व को अपने उतार नहीं पाए। हिंदी हमारी जीवन शैली है। और हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, हमें सदैव इसका आदर करना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी विश्व में करीब 70 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। हर भारतीय की सक्रिय हिंदी एक सहज अभिव्यक्ति है। हिंदी करो हिंदी की मांग कभी बढ़ेगी, प्रेम की शांति। जय हिंद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति श्वेता। इसी तरह अपनी क्रिएटिविटी को नए नए आयाम देते रहो और आप लोग जो इच्छुक होके आगे से आते हो कि मैं भी पार्ट लूं, घंटे एक दिन का आप लोगों को दिया जाता है टाइम, उसमें आप लोग तैयारी करते हो, इसके लिए आप बहुत अप्रिशिएटेबल है। बहुत आप लोगों का इसके लिए बहुत उत्साहवर्धन होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है बी वोकेशनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के दीपक कुमार। दीपक आप आइए। आदरणीय शिक्षक, मैं सभी को सबसे पहले नमस्कार करना चाहता हूँ। मुझे आज हिंदी दिवस के मौके पर कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं आप सबों को बता दूं कि हिंदी दिवस के रूप में आज हम राष्ट्र हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। स्वाभिमान और गर्व की भाषा है हिंदी। हम सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, मतलब राष्ट्रभाषा। किसी भी देश की पहचान और गौरव की होती है। हिंदू हिंदुस्तान को बांधती है। इसके प्रति हम सबका अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसी कर्तव्य हेतु हम सब 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को बहुत आसानी से बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। यह इस भाषा का सबसे मुख्य पहचान है। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। पहले के समय में अंग्रेजी का चलन था, लेकिन हिंदी का चलन था, लेकिन बदलते युग के साथ अंग्रेजी ने भारत की जमीन पर अपने पांव करा लिए, जिसकी वजह से हमारी राष्ट्रभाषा को हिंदी दिवस के रूप में मनाते रहते हैं। भारत में रहकर हिंदी को महत्व न देना हमारी भूल और भारतवर्ष ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया है। विश्व की प्राचीन और समृद्ध सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हिंदी पूरे विश्व में बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत होकर यह निर्णय किया गया कि हिंदी खरी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। धूप में घूमो, छांवों में नहाकर तो देखो, गर्व महसूस होगा एक बार एयर कॉलेज मानपुर के प्रांगण में आकर तो देखो। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमसे ना हो सके, आपसे हो सके, जहां तक हो सके हमारी राष्ट्रभाषा की प्रचार होनी चाहिए। इन चंद संदर्भों के साथ में अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है दीपक ने। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब गरिमा BA पार्ट 1 दर्शन शास्त्र की छात्रा है, वो आ जाए। आज हम 68वां हिंदी दिवस मना रहे हैं और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। आज ही के दिन हमारे संविधान सभा में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित की गई थी। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल हम इस दिन को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का प्रतिबिंब है। हिंदी हमारी भाषा मातृभाषा है, हमें सदैव इसका आदर और सम्मान करना चाहिए। विश्व की एक प्रमुख भाषा है हिंदी और भारत की राज्य भाषा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर गरिमा। जया BSc पार्ट 1।
ये क्या सब्जेक्ट है आपका? हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, यह एकता का अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी। नमस्कार, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं जया BSc पार्ट 1 की छात्रा आप सबको हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी दिवस दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बन रह गया है। वास्तव में आजादी के बाद 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश का मातृभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय 1953 में लिया गया। उस दिन से लेकर आज तक हर साल हम लोग हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हमारी पहचान है। हिंदी बोलने में शर्म नहीं महसूस करें। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। इसी सब के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, अतः आप सभी को सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी की एक विशेष लोगों को विशेष तरह से याद दिलाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के बारे में मैं कुछ चंद शब्दों में कहना चाहूंगी। वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, लेखकों की अभिमान है हिंदी भाषा, भाषा के शीर्ष पर बैठी हमारी हिंदी भाषा, हमारी प्यारी हिंदी भाषा। इन्हीं हिंदी भाषाओं के साथ आप सभी को पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत जोरदार प्रस्तुति रही सुमन की। और अब हमारे समक्ष है आकांक्षा, BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स। आकांक्षा के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि बहुत एक्टिव लड़की है, बहुत ही एक विद्यार्थी ऐसी है जो कि खुद इनिशिएट करती है हर चीज़ों के बारे में। उसको कहीं से भी पता चल जाए तो वो जरूर बोलेगी कि मैं भी आपके जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। तो इसके लिए बहुत खुशी होती है ऐसे विद्यार्थी को लेकर। आकांक्षा आइए। सबसे पहले आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपको पता होगा कि आज विश्व हिंदी दिवस है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्र में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अगर हम हिंदी बोलते तो बहुत लोग हमें ये समझते तुम अनपढ़ हो, तुम्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी जो बोलते लोग उन्हें ये समझने लगते हैं कि वाह वो बहुत पढ़ा लिखा है। हिंदी को आज हमारे यहाँ बहुत पीछे रखा गया है और अंग्रेजी को शीर्ष पर रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि हम हिंदी दिवस आखिर मनाते क्यों हैं। हिंदी दिवस मनाने का सबसे बड़ा उपलक्ष्य है हमारी हिंदी को हमेशा के लिए मौजूद रखना। अगर
सुंदर आकांक्षा। और आप लोग देखा आपने, दो चीजें हम सीखे हैं आज आकांक्षा के स्पीच से। देखो आकांक्षा, तुम्हारे उम्र में हमें तो मंच भी नहीं मिलता था, और अगर मंच मिल जाता था तो पांव और हाथ तो ऐसे कांपते थे। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हाल है, तो बहुत बड़ी बात है कि तुम इतने अच्छे से की हो। और दूसरी बात इसमें ये कही कि तैयारी नहीं थी, तो ये भी सीखने मिला कि आप जरूर से 4 लाइन नहीं बोले, 5 लाइन नहीं बोले, लेकिन तैयारी जरूर कर लें, तो ये हमारे साथ भी होता है। तो ऐसा नहीं है बेटे, ये जो हमारा है, हम लोग किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी वर्कशॉप में, तो होता है ये, ठीक है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जोरदार तालियां फिर से बजनी चाहिए। अविनाश कुमार बी वोकेशनल अकाउंटेंट से, वो भी चंद पंक्तियां सुनाना चाहेंगे। नमस्कार। आज हम लोग हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस की महानता और निसंतान की आवश्यकता को याद दिलाता है। सन 1949 में 14 सितंबर के दिन हिंदी राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद हर साल यह दिन मनाया जाता है। और इस दिन को महत्व के साथ याद करना इसलिए जरूरी कि अंग्रेजों से आजाद होने के बाद यह देशवासियों की स्वाधीनता और अखंडता को दर्शाता है। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, सामने एक राजभाषा का चुनाव को लेकर सबसे बड़ा फैसला था, जिससे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका आगे दिवस हिंदी दिवस मनाने का अवसर दिया था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। बहुत सुंदर। अब मैं बी वोकेशनल योगा के सेकेंड सेमेस्टर के कुमार सौरभ को मैं बुलाना चाहूंगी कि वो अपनी बात रखें। बहुत एक्टिव हमारा स्टूडेंट है, बहुत एक्टिव विद्यार्थी है, ये सक्रिय भागीदारी इसकी रहती है हर कार्यक्रम में, तो मैं उसे बुलाना चाहूंगी। सौरभ, आप आइए। और प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार बी वोकेशनल योगा से हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में। मैं आप लोगों को हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा है। हम भारतीयों को हिंदी भाषा की प्राथमिकता देनी चाहिए। चूंकि हम सब हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंदी की वाचन शुद्धता में सम्मान दिलाती है। हिंदी की महत्ता देश क्या विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहा है। हिंदी को वर्ष 1949 में हमारे देश के 174वां दर्जा दिया गया था। सबसे पहले हिंदी के राष्ट्रभाषा माना जाता है। वर्ष 2001 में रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 करोड़ नागरिक द्वारा बात करते हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत का राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। तब से हिंदी हमारी भाषा को उत्तम दर्जा दिया हुआ है और इसी उपलक्ष्य में हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। एक इंडिकोड भाषा है जिसे देवनागरी लिपि भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक रूप में लिखा गया। राजेंद्र सिंह राजेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी कालेकर गोविंद जैसे लोगों द्वारा और संत गोविंद दास जैसे लोगों ने हिंदी को भारत के आधिकारिक बनाए जाने के पक्ष में कड़ी पहुंची की। भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। जय हिंद, जय भारत। ने इस भाग लिया है इस दिवस प्रतियोगिता में। आप सभी ने सुना होगा उनको, और ये ध्यान से सुना होगा, सबने यही बात की है हिंदी को अपनी भाषा में सम्मिलित करने की या हिंदी में कार्य करने की। कल रात दोस्त है जिसने एक हिंदी के व्याख्यान माला में मुझे लिंक भेजा था, और मेरा बहुत महिला सशक्तिकरण या महिला विषयक कार्यक्रमों में मुझे बहुत अभिरुचि मिलती है, तो मैं कल रात को वो सुन रही थी। तो वो मैं जब अटेंड की तो उसमें एक चीज लगा, एनी बेसेंट के बारे में काफी विस्तृत चर्चा की गई थी। बीएचयू की एक प्रोफेसर थी, वो कर रही थी। एनी बेसेंट में आज जो किया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में, मातृभाषा में, लोकल लैंग्वेज में शिक्षा देने की बात की जा रही है, वो एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता प्राप्ति के काफी पहले ही काम, और वो भी कौन, एक विदेशी महिला, वो कर चुकी थी। और इतना उनकी क्रियाकलापों का, वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को अपनाई, और उनका ये मानना था कि वो गलती से वो विदेशों में पैदा हो गई थी, और उन्होंने महिला शिक्षा
विद्यार्थियों की हिंदी के प्रति रुझान के लिए काफी काम किया और उनका ये मानना था कि हमारी जो शिक्षा है वो हिंदी भाषा में होनी चाहिए। तो इतना पहले से इस पर कार्य होता आया है, इससे पता चलता है। और जब मैंने एनी बेसेंट का नाम लिया तो आपका ध्यान जरूर किया होगा इतिहास पर, ठीक है। तो हमारे समक्ष हमारे अभिभावक के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शिवेश कुमार सर हैं, जो इस हिंदी दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जरूर प्रकाश डालेंगे। तो डॉक्टर सर से अनुरोध है कि 2 शब्दों द्वारा आशीर्वचन दें। जिसको निज देश और निज भाषा का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। वस्तुतः हर व्यक्ति अपनी मां से जुड़ा है। मां ही उसकी जननी है, मां ही उसको समाज से जोड़ती है, मां ही उसके भविष्य का रास्ता भी तय करती है। तो मां के समान जितनी भी चीजें हों वह वैसे ही अनुकरणीय है। तो निज भाषा, जिसको हम मातृभाषा कह रहे हैं, तो इसकी तुलना हम मां से ही कर सकते हैं। और जिस तरह से मां प्रतिदिन वंदनीय है, हमारी मातृभाषा भी प्रतिदिन वंदनीय है। प्रतिदिन हमें उसका उपयोग करना चाहिए, इसमें कहीं परहेज नहीं होना चाहिए और इसमें कहीं अपने आप को छोटा या बड़ा मानने की जरूरत भी नहीं है। मन से बहुत सारे बच्चों ने हिंदी दिवस पर बहुत सारी बातें कही, कुछ चीजें इसमें कमी रही, मैं उस पर चर्चा करूंगा। पहली बात, आप सभी ने हिंदी दिवस कब मनाना है, हिंदी दिवस क्यों मनाना चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, सिर्फ मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है, सारी बातें नहीं। तो क्या केवल मातृभाषा हमारे घर की भाषा है, हमारे निज की भाषा है, और अगर हम उसको विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने की बात करते हैं तो क्या उसकी कुछ विशेषताएं हैं क्या? किसी को हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, एक वैश्विक दृश्य, वैश्विक विश्व में जो आज बना हुआ है, उसमें उसको स्थापित करने की चाह रखते हैं, तो क्या उसमें कुछ वैसी खासियतें हैं? आप देखिए, मनन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो चीजें सामने आएंगी। हम अगर अपने आप को कहीं स्थापित करना चाहते हैं तो हमें अपनी विशेषताओं के बारे में बताना होगा। आखिर क्या खासियत है हिंदी, जिसको हम विश्व भाषा की दर्जा पर विश्व भाषा के रूप में हम प्रस्तुत करें? राष्ट्रभाषा हम क्यों करें? अभी मैडम बता रही थी कि कितनी भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषा में। अभी देखिए, 2 भाषाओं पे चर्चा हम अगर भारत से ही करें तो एक संस्कृत है जिसको देववाणी कहा जाता है। आज हम पेपर में पढ़ रहे थे, तमिलनाडु में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि तमिल भाषा भी देव भाषा है। केवल संस्कृत नहीं, तमिल भी देव भाषा है। ये बताया गया कि संस्कृत देव भाषा है, नहीं, तमिल भी देव भाषा है। ये आज तमिलनाडु के कोर्ट में दिया गया। हिंदी दिवस के अवसर पे ये बात आ रही है। इन सब सारी चीजों को समझने की जरूरत है और उस समय आपको हिंदी की विशेषताओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकताएं भी होंगी। तो कभी भी किसी चीज को अगर बताना हो, तो मैं तो इतिहास का छात्र हूं और इतिहास निश्चित रूप से किसी भी चीज की जड़ को पकड़ने की कोशिश करता है। तो पहले हम हिंदी की जड़ को समझने की कोशिश करें, तभी हम उसकी विशेषताओं को समझ पाएंगे। तो हिंदी की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई? क्या यह शुरू से चला आ रहा है? अभी चर्चा हो रही है कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है, बहुत बड़ा, 11 राज्यों की चर्चा हुई। आप हमको ये बता दीजिए कि क्या सचमुच हिंदी आपकी मातृभाषा है? या आप जिस क्षेत्र में हैं, यहां हम लोग कहेंगे वज्जिका हमारी मातृभाषा है। सही है या गलत है? तो हिंदी है या वज्जिका है? भाषा हिंदी है, वज्जिका बोली है। भाषा जो होती है व्याकरण से परिष्कृत होती है, बट बोली व्याकरण से परिष्कृत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाषा और बोली का मतलब क्या हुआ?
भाषा और बोली दोनों तो वही है। भाषा के बारे में बताया गया कि वह संस्कृत मतलब संस्कारित होनी चाहिए, व्याकरणबद्ध होना चाहिए, उसका ग्रामेटिकल जो कंपोजिशन है, व्याकरणीय संरचना है, वो उसकी पूर्ण होनी चाहिए, पुष्ट होनी चाहिए और उस पर उसको चलना चाहिए। तो क्या हम मान के चलें कि वज्जिका की कोई व्याकरणिक पद्धति नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वज्जिका भी अब अपने आप को एक भाषा के रूप में स्थापित करने जा रही है, कर रही है। तो फिर हम आखिर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसलिए उठा रहे हैं कि सिर्फ वज्जिका ही नहीं है, वज्जिका है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, आप अवधी है, ब्रज भाषा है, बहुत सारी क्षेत्रीय लौकिक भाषाएं या जिसको बोलियां जिसको कहते हैं वो हैं। अवधी की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथावली कौन सी है? रामचरितमानस अवधी भाषा में। तो क्या उसमें व्याकरण नहीं है? फिर भी वो हिंदी के अंतर्गत आता है। उसी तरह से ब्रज भाषा, हमारा पूरा सूर सागर ब्रज में ही है। कृष्ण की चर्चा ब्रज भाषा में ही होता है, राम की चर्चा अवधी में ही होता है ना? तो ये सब हिंदी परिवार एक हो गया जिसके अंतर्गत ये सब सारी बोलियों को हम लोगों ने स्थान दे दिया। एक चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन फिर ये स्थान अगर मिल रहा है तो हिंदी वास्तव में आया कहां से? उसका उद्भव क्षेत्र कहां है? आप पाएंगे कि सल्तनत काल में जब मुस्लिम शासकों का यहाँ आगमन हुआ, उन्होंने शासन करना शुरू किया, तो वो तो अरबी, फारसी और बाकी सारी भाषाओं को बोलने वाले ये जानकार थे। दिल्ली के आसपास उनका केंद्र बना था और दिल्ली के निकट में मेरठ है। मेरठ हिंदी का कहा जाता है कि वह स्थल है जहां से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। मेरठ से हिंदी निकली है और सिर्फ हिंदी नहीं निकली है, उर्दू भी वहीं से निकली। या कहें कि हिंदी और उर्दू दोनों ही एक ही मूल से निकले हैं, कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। हिंदी और उर्दू में आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो व्याकरणिक संरचना एक ही है, सिर्फ और सिर्फ अंतर लिपि का है। हिंदी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उर्दू हम किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं? पर्शियन, ठीक है, पर्शियन में लिखते हैं, पारसी जिसको आप कहते हैं। तो पर्शियन स्क्रिप्ट में अगर आप लिखे तो देवनागरी भाषा भी, ये हिंदी भाषा भी आपकी उर्दू हो जाएगी, और उर्दू को अगर आप देवनागरी में लिखेंगे तो वो हिंदी बन जाएगी। दूसरा क्या अंतर है जिसको ज्यादा करके पढ़ाया गया, वो ये कि उर्दू में अरबी और फारसी शब्दों की भरमार है और हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्द अधिक हैं। अर्थात हिंदी अपने आप को संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी मानती है, जिसको अभी मैंने कहा कि देव भाषा तुल्य हम लोग मानते हैं। तो संस्कृत की उत्तराधिकारिणी होने के नाते हिंदी हमारे लिए बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और संस्कृत के कंटिन्यूटी में, उसकी परंपरा में हम इसको लेकर देख सकते हैं। एक तो ये बात है। जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो उस समय निज भाषा, निज देश के गौरव की बात उभारी गई, और निज भाषा की बात अगर करें तो हिंदी के जैसे बहुत सारी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। अभी मैम बता रही थी, आप सभी को गिनती भी गिना रही थी किन किन राष्ट्रों में, किन किन राज्यों में बोला जाता है। तो वहां एक मत होकर जो राजनेता हुए, उन्होंने कहा कि भाई सब जगह सब तरह की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, लेकिन हमको अगर अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो एक ही भाषा को प्रमोट करना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा, और वह भाषा हिंदी थी।
हिंदी को जब आगे बढ़ाया गया तो हम लोग एक कहते हैं, फिलॉसफी में भी टर्म्स है, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, या वाद, प्रतिवाद और संश्लेषण। ये प्रक्रिया इसमें भी शुरू हो गया। ये क्या हो गया कि हिंदी को अगर आपने महत्ता दे दिया तो आपने एक सिद्धांत दे दिया कि भाई अंग्रेजों से मुकाबला करना है, हमको हिंदी को महत्व देना है, हिंदी को ही हमको आगे बढ़ाना है। तो सारे लोग तो हिंदी को नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं हमारा भी है, तो कुछ विरोध होगा। तो उसमें खास करके आपका जो एक तबका था वो करा था कि नहीं, हिंदी नहीं, उर्दू को हमको प्रमोट करना चाहिए। तो हिंदी और उर्दू ये दो महत्वपूर्ण धड़ा बनकर सामने आया, और वहां पर विरोध सिर्फ हिंदी और उर्दू का नहीं था, क्षेत्रीय भाषाएं जितनी थी उसके जो पैरोकार थे उन्होंने भी हिंदी का विरोध उसके बाद शुरू किया। वो दुर्भाग्यवश भारत की स्वतंत्रता के बाद आज तक चला आ रहा है, नहीं तो आज तमिलनाडु के कोर्ट में इस तरह का निर्णय नहीं देना पड़ता कि केवल संस्कृत ही देव बोली नहीं है, तमिल भी देवताओं की बोली है। चलिए, ये संघर्ष चलेगा, ये एक अलग चीज है। आज हम लोग हिंदी की महत्ता, हिंदी की विशेषताओं पर थोड़ा विचार करें, जिस पर हम लोग आज थोड़ा चूक गए, थोड़ा कम बातें सामने आ पाए। क्या है हिंदी की विशेषता? क्यों हम हिंदी बोलें? क्या हमारी मातृभाषा है, केवल इसीलिए हिंदी का महत्व है, या इसकी कुछ अपनी खास विशेषताएं हैं जो इसको दूसरों से अलग करती हैं? आप पाएंगे हिंदी की संरचना को अगर देखें, देवनागरी लिपि अगर हम देखते हैं तो देवनागरी लिपि संसार की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, साइंटिफिक लैंग्वेज, साइंटिफिक स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लिखते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वही हम लिखते भी हैं। ऐसा दूसरी भाषाओं में नहीं है। जैसे नॉलेज का स्पेलिंग क्या है? तो के कहां चला गया? तो मतलब बोल तो हम नॉलेज रहे हैं, के कहां चला गया? गुप्त हो गया। आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़। नी, घुटना, तो के से शुरू होता है। वैसे ही बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स हैं, बहुत सारे उच्चारण हमारे सामान्य बोली में वो नहीं आता है। BUT बट मैंने, लेकिन तो WHET वाट मतलब क्या? सिंपल सा हम लोग खाते जीवन में थे तो ये मुहावरा चल पड़ता था, बट मैंने लेकिन तो वाट मतलब क्या? आगे आप समझ सकते हैं क्यों? BUT बट, WHET वाट, CUT कट। उसी तरह से आप अलग अलग टर्म्स लें तो अलग अलग तरह के उच्चारण मिलेंगे। तो एक तो ये कमी है। दूसरा, व्यक्ति का जो मनोभाव होता है, एक बिल्कुल सही कहा गया कि हमारे संस्कार हमारी भाषा से प्रकट करते हैं। संस्कार क्यों? क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। माँ से जो हमें मिलता है वही तो हमारा संस्कार है ना। तो भाषा भी जो हमें देगी वो हमारा संस्कार है। तो भाषा के द्वारा अगर हम किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम सर करते हैं, नमस्कार सर करते हैं, तो उसका जो स्तर है वो देखिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम अगर आप कहते हैं, उसका स्तर देखिए। तो दोनों में भाव के अंतर्गत थोड़ा सा अंतर मिलता है क्या? अपनत्व कहां झलकता है? आप देखें, जहां आपका अपनत्व झलेगा, जहां आप अपने भीतर से बोलता हुआ महसूस करेंगे, वही आपकी संस्कृति है ना। तो हिंदी आपको सहज बनाता है, सुगम बनाता है, सरल बनाता है, भावपूर्ण बनाता है, आपको आपसे जोड़ता है, आपकी संस्कृति और अपनी सभ्यता से जोड़ता है। अगर आप हिंदी से वंचित हो गए तो हम अपनी जड़ों से कटेंगे।
तो हिंदी तो हमें बढ़ाना ही है, हिंदी में पढ़ना है, हिंदी की विशेषताओं को समझना है और समझाना है, और तभी हम उनकी विशेषताओं को प्रस्तुत करके सामने रख के हम आगे जो भी व्यक्ति होगा उसको उस दिशा में अग्रसर कराएंगे। हिंदी दिवस की बात करें तो भारतीय आजादी के समय हिंदी को दूसरे देशों, दूसरे राष्ट्रों, राज्यों में बढ़ाने की जब आवश्यकता हुई तो द्विभाषा कार्यक्रम, 3 भाषा का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें एक हिंदी था, एक मातृभाषा जो भी हो, और एक अंग्रेजी भाषा को भी साथ में रखा गया था। 3 भाषा का सिद्धांत चल रहा था। आप याद कीजिए, मैट्रिक में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों पढ़ते थे। धीरे धीरे संस्कृत गोल होता चला गया, रास्ते से गायब होता गया है, और अब तो जो आया है उसमें कोई भी 3 भाषा आप पढ़ सकते हैं या 2 भाषा आप पढ़ सकते हैं। आपके नया सिलेबस आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि अब हिंदी को किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। हिंदी स्वयं संपन्न है, स्वयं अब वह अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं है, दौड़ रही है। हिंदी सिनेमा, हिंदी विज्ञापन सिर्फ आपके देश में विभिन्न राज्यों में नहीं है, बल्कि विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में हिंदी सिनेमा और हिंदी विज्ञापन देखे, सुने, समझे जाते हैं। तो उसके माध्यम से भी हमारी भाषा विदेशों में जा रही है। राष्ट्र संघ की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा में किसी नेता ने भाषण नहीं दिया था। अभी नेहरू की चर्चा हो रही थी, जिसमें कहा गया कि आप लोग अपने अंग्रेजी में ही फुसफुसाते हैं क्या? तो कैसा लगा? जब वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया तो कैसा लगा? वो फुसफुसाने की बात थी, और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़ा होकर हिंदी में भाषण दिया, अर्थात विश्व मंच पर हिंदी को स्थापित किया। अन्यथा यहाँ पर था कि भाई अगर हिंदी बोलेंगे तो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले समझेंगे, दक्षिण के जो राज्य हैं या दूसरे राज्य जहाँ हिंदी प्रमुख नहीं है वो राज्य अच्छा नहीं मानेगा, इसीलिए अंग्रेजी बोलना चाहिए। वो आपके लिए एक अवसर देता है कि कोई आपका विरोध नहीं करे। ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि आप अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए ये सोचकर अंग्रेजी का सहारा लें कि अंग्रेजी बोलने पर हमें महत्ता ज्यादा मिलेगी और हिंदी बोलने पर हम किसी खास क्षेत्र में सिमटे हुए रह जाएंगे, पिछड़े हुए रह जाएंगे, माँ के पिछलगू बने हुए रह जाएंगे। क्या हमें माँ का पिछलगू बनकर रहना अच्छा नहीं लगता है? तो मातृभाषा का तिरस्कार क्यों? उसका सम्मान होना चाहिए। और आज की परिस्थिति हमें इसका पूरा अवसर मुहैया कराती है। नेहरू की चुना आई, नेहरू की चर्चा आई, तो मैं एक शख्सियत की चर्चा के साथ समाप्त करूंगा, वो है गांधी। बहुत विस्मयपूर्ण चरित्र है उनका। क्यों? थोड़ा सा देखिए, एक गांधी मैं सिर्फ दिखाता हूं। गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। विलायत में पढ़े, निश्चित रूप से अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार होंगे, तभी वो विलायत से वकालत की डिग्री हासिल करके आए, है ना। उनके जब बच्चे हुए और जब वो राष्ट्र के कार्य में संलिप्त हो गए, तो उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने से मना कर दिया। बताएं? यस, तो बताएं। उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने से रोका, जिसके कारण उनके पुत्र उनसे नाराज हो गए। सही है? तो सोचने की बात है कि हमारा राष्ट्रपिता जो स्वयं इंग्लैंड से पढ़कर आया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हम लोग उसको मानते हैं, राष्ट्रपिता का दर्जा दे रहे हैं, वो कह रहा है कि अंग्रेजी छोड़ो, और इसका उदाहरण वो अपने घर से प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी उनके सारी चीजों को छोड़ दीजिए, ये एक चीज देखिए कि उन्होंने हिंदी भाषा को
आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। चंपारण में जब वो आए थे तो चंपारण में हिंदी तो नहीं बोली जाती, चंपारण में हिंदी बोली जाती थी क्या? हम लोग कहीं चंपारण से नहीं है, कौन सी बोली बोली जाती है? विद्यालय में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। तो वहां पर उन्होंने अंग्रेजी में काम नहीं करने की बात की, उन्होंने कहा कि देसी भाषा में जो बोलते हैं उसको उसी रूप में नोट करना है, कुछ अंग्रेजी में नोट जरूर होगा, लेकिन वो दूरभाषियों को सामने रख देते हैं, उसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। वहाँ इन्होंने स्कूल खोले और बहुत सारी चीजें की। राष्ट्रभाषा के प्रति उनके सम्मान को समझने की जरूरत है, उनके समर्पण को समझने की जरूरत है। आज के दिन हम यही कहेंगे, इतिहास से हमें यही प्रेरणा मिलती है, हमें अपनी माता का सम्मान करना है, उसके महत्व को बताना है और उसकी विशेषताओं को सामने रखकर विश्व पटल पर उसके गौरव को स्थापित करना है। केवल ये कह देने से नहीं होगा कि हमारी हिंदी है इसीलिए इसको विश्व भाषा बननी चाहिए, ये संसार की सबसे अच्छी भाषा है, नहीं। इसकी अपनी अंतर्निहित कुछ गुण हैं जिसके आधार पर इसको विश्व भाषा बनने का दर्जा मिलना चाहिए, बनाना चाहिए, ये हमें कहना है। धन्यवाद। बहुत विस्तृत तरह से हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाया है, इसके महत्व को समझाया है और ये भी बताया है कि हिंदी भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। ये एक नई चीज मुझे पता चली और हिंदी को किसी वैशाखी की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। और आप लोगों ने एज अ स्टूडेंट आपने पता नहीं इसको ऑब्जर्व किया है कि नहीं कि सर इतने सीनियर प्रोफेसर हैं यहाँ के, लेकिन उन्होंने एक बात कही जो कि अपनी स्पीच में वो कहते हैं कि मैं इतिहास का छात्र हूँ। किसी ने ऑब्जर्व किया? yes, वो नहीं कहे कि मैं इतिहास का शिक्षक हूँ, प्राध्यापक हूँ या प्रोफेसर हूँ। तो बहुत कुछ सीखना है अभी हमें, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कुछ हमें सिखाया है और आगे भी हम सीखते रहेंगे। तो अगले चूंकि सर ने जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात को कर रहे थे तो दर्शन शास्त्र से संबंधित कुछ बिंदुओं को भी उन्होंने बताया था। तो मैं दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर लाल सर से अनुरोध करूंगी कि वो भी 2 शब्दों में हमें आशीर्वचन दें। ताली वाली बजाओ भाई। अच्छा से ऐतिहासिक पक्ष को रखा और यह भी बताया कि हिंदी का बहुत विकास हो चुका है, फिर भी अभी हमें इसमें बहुत सारे काम करना है, इसको और आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए पहला सवाल है आप सभी लोगों से कि यह कैसे होगा। हिंदी आगे कैसे बढ़ेगा, जन जन तक कैसे पहुंचेगा। जब हम स्वयं इसका उपयोग करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम स्वयं इसके विकास में सहयोग करेंगे और स्वयं पहले खुद ही इसका उपयोग करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने स्वाभिमान की हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, और जब हम ही इसका सम्मान नहीं करेंगे, हम ही इसमें काम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। और ये भी समझा जाता है कि इंग्लिश विद्वानों की भाषा, ऐसा बात नहीं है, वो सिर्फ भाषा है। जैसे हिंदी भाषा है उसी तरह से इंग्लिश भी एक भाषा है। ये नहीं कि इंग्लिश जो जान गए वो बहुत बड़े विद्वान हो गए या बहुत अच्छे चरित्रवान हो गए, ऐसा बात नहीं है। हम हिंदी पढ़ के भी विद्वान बन सकते हैं, अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हमको खुद आगे बढ़ना होगा और मेहनत करना होगा। और ये एक रोजगार की भाषा भी है,
ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ करके ही हम रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। अब लगभग 30% लोग यूपीएससी यानी कि कलेक्टर की परीक्षा पास करते हैं हिंदी माध्यम से और लोग कलेक्टर बनते हैं। तो ये अब इंग्लिश का वर्चस्व खत्म होने जा रहा है। हिंदी में भी हम जो चाहे कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसका विकास करेंगे। अपने आप को हम उस पर अमल करना होगा, चलना होगा। ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ करके ही नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि इस इंग्लिश हिंदी जैसा कि सर ने बताया कि आजादी के पहले देश को एक करने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान था और आजादी पाने में हिंदी का बहुत अच्छा खासा योगदान था। पर उसके बाद भी हम इस पर नहीं आ रहे हैं, इस काम को नहीं कर रहे हैं और इंफीरियरिटी हीनता से ग्रसित होकर के हमको लगता है कि जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश जान रहे हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, ऐसा बात। इसलिए हम सबों को संकल्प करना होगा कि हिंदी में काम करें, सारा कुछ हिंदी में करें और अपने आसपास दोस्त यार बच्चों जो भी लोग हैं उनको हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। हिंदी को अपनाना है और बार बार इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस की बात हो रही है, तो इसे जरूर ध्यान में रखना है ना। इसको सही सम्मान दिलाना है हमें। और अब हमारे समक्ष हैं दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शशिभूषण कुमार सर। मैं अनुरोध करूंगी कि वो हमारे बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें। और बच्चों से अनुरोध है कि देखो बारिश भी हो रही है, इंद्र देवता भी बड़ी खुश हैं, बहुत खुश हैं आज हिंदी दिवस के मौके पर। और वो तो इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस बनाइए, थोड़ा सा हंगामा कम कीजिए। मंच पे उपस्थित हमारे इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सीरियस सर, दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ईश्वरलाल सर, अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मप्रकाश पासवान जी, इस आयोजन की संचालिका और मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर वीना मैम, हमारे साथ हमारे कलीग प्रोफेसर विश्वाल जी, अभी पुनः आगमन हमारे महाविद्यालय के हिंदी के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रणवीर राजन सर, मंच पे उपस्थित सभी हमारे महाविद्यालय के विद्वज्जन और आप सभी आज हिंदी दिवस के मौके पर इस महाविद्यालय की शान छात्र एवं छात्राएं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हमको लगता है कि करीब सारी बातें आ चुकी हैं हिंदी के इस उपलक्ष्य, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी या कोई भी भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है, इसे एक संवाद और संप्रेषण का माध्यम माना जाता है। कोई भी भाषा, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, संवाद और संप्रेषण ही इसका मूल उद्देश्य होता है। तो क्या हिंदी को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए? मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव अभी तक रहा है, मैं अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग विभागों में अभी तक मुझे सेवा अपना देने का अवसर मिला है। मैं बंगाल में भी था, तो मुझे याद है कि वहाँ पे बंगाली लोग बंगाली ही बोलते थे, लेकिन बहुत सारे टर्म्स जो उनका बंगाल में बोला जाता था वो हिंदी से मिलता जुलता। तो मुझे लगता था कि हिंदी
या तो बंगालियों ने हिंदी को अडॉप्ट किया है, कुछ भाषाओं को उधार लिया है, या हिंदी ही ऐसी भाषा है जो हर भाषा से कुछ न कुछ अडॉप्ट करके, कुछ ले करके तो वो समृद्ध भाषा के रूप में विकसित हुआ है। बाद में पता चला कि हिंदी जो है हमारी जो भाषा है वो अलग अलग भाषाओं को मिला करके ही एक समन्वित कर सकते हैं कि एक सारी भाषाओं का समन्वय होने के बाद जो है हिंदी भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ। जैसा कि शिवेश सर भी बतला रहे थे कि अरबी भाषा से भी बहुत सारी चीजें इसमें ली गई, अरबी और हिंदी में बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो मैं इसे सिर्फ संवाद या संप्रेषण की भाषा के रूप में इसे नहीं देखना चाहिए, यह हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, इसे कह सकते हैं। क्योंकि कहीं भी जाइएगा, जैसे मैम बोल रही थी 11 प्रांतों में बोला जाता है हिंदी, लेकिन हमको लगता है कि जहाँ पे हिंदी नहीं भी बोला जाता है वहाँ भी हिंदी लोग फोटो देखो उसके बाद। मैं साउथ इंडिया भी रहा हूँ, जाता रहा हूँ, कभी विभागीय कार्य से भी जाता रहा था। तो ऐसा नहीं था कि आप इंग्लिश बोलिएगा या वहाँ की क्षेत्रीय भाषा बोलिएगा तभी लोग बात को समझेंगे। हिंदी एक ऐसा कनेक्टिंग भाषा है कि अगर आपको आता है तो आपको कहीं कोई दिक्कत पूरे भारतवर्ष में नहीं है, सब लोग हिंदी समझते हैं। तो हिंदी बेशक 11 प्रांतों में बोली जाती होगी, लेकिन यह समझे जाने वाली और टूटी फूटी ही सही, लेकिन सारे लोग इस हिंदी को अपनाए हैं। लेकिन इससे भी आगे हम लोग को हिंदी को ले जाना है, निश्चित रूप से चुनौती है। हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था, क्योंकि कह सकते हैं कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका संस्कृति है, मगर उन सारे विविधताओं को जो एकता के बंधन में पिरोता है वो क्या है? वह हमारा हिंदी भाषा है। तो इसीलिए हिंदी जो है सिर्फ एक भाषा नहीं है, संप्रेषण का माध्यम तो है, मगर वह हमारी एकता का परिचायक है। विविधता में एकता जो हम कहते हैं उसका हिंदी जो है हमारा परिचायक है। तो इस वजह से हिंदी का महत्व बहुत ही अधिक है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक। लेकिन महत्व पे बहुत सारी चर्चा हुई है। हमारे धर्मप्रकाश सर ने कुछ इसकी कमियों पर भी प्रकाश डाला है। निश्चित रूप से जब तक हम अपनी कमियों पे नहीं ध्यान देंगे तब तक सुधार की गुंजाइश हम कहाँ करेंगे, हमारे समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल सुधार होना चाहिए। मैं अपने छात्र जीवन का अनुभव जरूर कुछ शेयर करना चाहूंगा आप सभी के बीच। गुरुजन भी बैठे हुए हैं, हमसे सीनियर प्रोफेसर लोग हैं। मेरा छात्र जीवन का यही अनुभव रहा है कि जैसा कि ईश्वर सर भी बोल रहे थे कि हिंदी से भी अब यूपीएससी या बीपीएससी वगैरह लोग बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, मगर जो परसेंटेज जो सक्सेस है वह हिंदी में बहुत कम है। इंग्लिश मीडियम माध्यम के जो बच्चे होते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत अधिक है। आप चले जाइए दिल्ली में कोचिंग करने वाले लोग हैं, आप देखिएगा अगर 10 बैच चल रहा है तो उसमें 1 या 2 बैच इंग्लिश का चलता है। यूपीएससी की जो जहाँ पे तैयारी होती है लगभग 8 बैच ऐसे रहेंगे जहाँ पे मतलब 100 से अधिक बच्चे रहेंगे वो हिंदी माध्यम। लेकिन उन 8 बैच में से कितने बच्चे सफल हो पाते हैं, और वो जो 2 बैच है उससे कितने बच्चे सफल होते हैं इंग्लिश माध्यम में। यूपीएससी का जो अभी तक का इतिहास रहा है, मुझे लगता है कि अगर 1000 रिजल्ट होता है तो उसमें से हिंदी के मुझे नहीं लगता है कि 150 या 200 से ज्यादा बच्चे आ पाते होंगे। और उनका जो स्तर होता है, उनकी जो जानकारी की जो स्तर होती है वो इंग्लिश माध्यम के बच्चों से कहीं अधिक होती है। लेकिन और उनका मेहनत का लेवल ऑफ हार्डशिप जो रहता है वो इंग्लिश माध्यम के बच्चों से कहीं अधिक होता है, मगर फिर भी उनका सक्सेस रेट कम है। क्यों? इस बिंदु पे हमें ध्यान देना होगा। हम लोग शिक्षक हैं तो हमारे कई सारे हमारे बीच से लोग हैं जो आयोग में जाते हैं, वहां पे मूल्यांकन में भी जाते हैं, क्वेश्चन सेट में भी जाते हैं। तो हमारा यह कहना है कि इस बिंदु पर भी जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा बच्चे कैसे हिंदी माध्यम की ओर बच्चों का ओरिएंटेशन होगा। ये बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है और बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। अभी के समय में रोजगार से संबंधित यह मुद्दा है, इस पर बिल्कुल ही मतलब ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारा दूसरा प्रॉब्लम यह होता है छात्र जीवन का ही मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि
हिंदी माध्यम के पास आप लोगों के पास जितने भी जो मूल टेक्स्ट बुक्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे किताब है, वो सारे के सारे इंग्लिश में लिखे जाते हैं। और हमारे पास क्या आता है, हिंदी माध्यम के बच्चों के पास अनुवादित किताबें आती हैं। आप एम लक्ष्मीकांत का एक आता है राज्य व्यवस्था, आप इंडियन पॉलिटी आता है, उसको उठाइए, आप हिंदी उठाइए और इंग्लिश उठाइए। मैं जब अपने विद्यार्थी जीवन में था तो हिंदी का मैं दो बार अध्ययन किया था। बहुत अच्छी किताब है, आप लोग भी बच्चे हैं, अगर आप लोग तैयारी करते हो या नहीं भी तैयारी करते हो तो इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत जरूर एक बार पढ़िए। लेकिन उसके साथ क्या है कि आप एक बार इंग्लिश मीडियम पढ़िए और 2 बार हिंदी मीडियम पढ़िए। मैं 2 से 3 बार हिंदी मीडियम पढ़ा, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई, मगर इंग्लिश मीडियम जब एक बार पढ़ा तो मुझे सारी चीजें, मतलब जो अनुवाद होता है, अनुवाद में कभी भी वह मूल भाव नहीं आता। फोटो वहां से अनुवाद कभी भी जो बातें लिखी जाती हैं उसका मूल भाव अनुवाद में नहीं आ सकता। तो हिंदी को अगर बढ़ाना है तो अनुवादित किताबें ही नहीं, मूल किताबें हिंदी में आनी चाहिए। खासकर रोजगार उन्मुख जो किताबें हैं, रोजगार उपयोगी जो किताबें हैं, चाहे वो किसी भी यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी। तीसरा चीज क्या है कि जब क्वेश्चन पेपर आप उठाइएगा, जब से सीसेट लागू हुआ है यूपीएससी में, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे आप देंगे तो मैं इसलिए इन मुद्दों को उठा रहा हूँ। हिंदी दिवस का यह उपलक्ष्य है तो इसमें हमारी कमियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी हम सुधार कर पाएंगे। तो उसमें क्या है कि एक बार मैं सीसेट का एग्जाम दे रहा था, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव ही आप सभी से शेयर कर रहा था। तो सीसेट उस समय जस्ट लागू ही हुआ था, मैं यूपीएससी की काफी प्रीलिम्स दे रहा था। तो उसमें एक टर्म आया बरूथी आया, बरूथी से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, उसका इंग्लिश था टर्माइट का हिंदी होता है दीमक। अब उसका हिंदी कैसे वो बरूथी कर दिया था, मुझे समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग, और जो भी पैसे जाता था, पैसे भी बहुत दिनों तक जब चर्चा का भी विषय रहा, उस समय क्वालिफाई नहीं था, बाद में बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, फिर इसमें सुधार किया गया। तो क्वेश्चन भी जो होता है किसी भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का, तो वो क्वेश्चन भी इंग्लिश में सेट होता है, हिंदी में नहीं सेट होता। तो हमारा कहना है कि हिंदी में भी सेट होना चाहिए। हिंदी अनुवादित ही क्यों रहेगा, सेकेंडरी क्यों रहेगा? तो कैसे आप हिंदी को आगे लेके जाइएगा? कैसे हम बच्चों को, कितने यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे सब लोग हमारे टीचर्स हैं, हमारे साथ हमारे कलीग्स भी हैं, कोई भी अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के विद्यालय में नहीं भेजना चाहता। बेशक गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, वे अपने बच्चों को हिंदी माध्यम से शिक्षा दिए, मगर कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूल में लेकर जाना चाहते हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, इस पर हम लोग विचार करेंगे तभी हम लोग। तो क्वेश्चन का जो सेट करते हैं वो भी इंग्लिश में, मटेरियल आ रहा है वो भी इंग्लिश में, और एग्जामिनेशन में जो सक्सेस रेट है वो इंग्लिश मीडियम वालों का ज्यादा है, और बात हम यहाँ पे हिंदी की कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पर भी हमें ध्यान देना है। हिंदी जो है हमारी संस्कृति है, हमारी मातृभाषा है, और इसे जो उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, यह सही नहीं है। हमें इसके लिए काम करना है। हम जिस क्षेत्र में भी हम लोग हैं, हम लोग सब आपका विद्यार्थी के रूप में जो कर्तव्य है, जो हिंदी को आप जो लोग दे सकते हैं, हिंदी में जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। और एक शिक्षक के रूप में हमारा जो दायित्व है वह भी मैं करूंगा, और हम सारे शिक्षक लोग मिल के करेंगे। लेकिन इंग्लिश भी आप लोग जानिए, क्योंकि विज्ञान के भी यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं। आप पूछिए उनसे कि विज्ञान की कितने किताबें हिंदी में आती हैं। तो यह एक कुछ क्वेश्चंस है हमारे समक्ष, या विज्ञान की बातें हम कितना हम हिंदी में कर सकते हैं। तो इंग्लिश बिल्कुल, हिंदी हमारा मातृभाषा है, हमारे गौरव की अनुभूति होती है, हमारे पूरे संस्कृति को संस्कृति का वह एक पहचान है, तो प्रतीक है, हमारी समन्वित संस्कृति की पहचान है, प्रतीक है। लेकिन इंग्लिश को भी जानिए। और कहा जाता है कि क्षमा शोभे उस भुजंग को, एक लाइन है, पंक्ति है। तो आप इंग्लिश बोलने वालों के प्रति क्षमा भाव तभी रख पाइएगा जब खुद भी इंग्लिश जानिएगा।
किसी ने इंग्लिश को भी जान लिया, तभी आप अपने हिंदी बोली के साथ, अपने हिंदी भाषा के साथ जो है आप न्याय कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं प्रश्नों को छोड़ने के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत अंग्रेजियत का मुकाबला कर सकते हैं। आजादी के बाद अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत हमारे पास छोड़ गए। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जितने भी उसके बाद भारत में शिक्षा और उससे संदर्भित चीजों का निर्णय लेने वाले थे, वे सभी अंग्रेजी लोग ही थे। हिंदी भाषा कहीं न कहीं उस समय तक हाशिए पर ही थी। इसीलिए जितने भी टेक्स्ट बुक हुए, जितनी भी चीजें हुई, वो सब निश्चित रूप से उन अंग्रेजी या अंग्रेजी परस्त लेखकों की लेखनी से निकला। स्वाभाविक है कि मैंने पहले भी इस चीज को अपनी कक्षा में बताया है कि संस्कृति एक ही बार में नहीं बदलती। संस्कृति को बदलने में समय लगता है। वो समय 70 साल गुजर चुका है। अब हम उस मुकाम पे खड़े हैं जहां उस अंग्रेजी लोगों द्वारा रचे गए पाठ्यक्रम और बाकी सारी चीजों से बाहर निकलने की स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन यहां पर दो सवाल हैं। एक, संस्कृति की जब बात होती है, जो हमारा इतिहास, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान या बहुत सारे जो कला के विषय हैं, उसमें हिंदी का प्रवेश विज्ञान की अपेक्षा कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिल्कुल यही। लेकिन विज्ञान में अभी भी हम अंग्रेज परस्त हैं, अंग्रेजी परस्त हैं। यह दुर्भाग्य है। इसको कैसे दूर होगा यह समय बताएगा। समय के साथ वो भी दूर होगा, क्योंकि अंग्रेजी आवश्यक नहीं है आपके वैज्ञानिक बनने के लिए। यह जापान ने हमें सिखा दिया, यह जर्मनी ने, रूस ने, जितने भी विकसित देश हैं, उन किसी ने भी अंग्रेजी को महत्व नहीं दिया है। उनकी अपनी भाषा में सारे वैज्ञानिक शोध होते हैं। अंग्रेजी केवल उन देशों में बोली जाती है या उन देशों में अभी भी अपना स्थान बनाकर रखी हुई है जहां पर अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों की मानसिकता से हमें बाहर आना होगा, तभी इस तरह के सवाल नहीं उठेंगे। दूसरी बात, प्रश्नों का चयन जब कभी होता है तो ये अंग्रेजी लोग ही प्रायः करते हैं। तो निश्चित रूप से वो पहला सेटिंग अंग्रेजी में करते हैं और बाद में उसका अनुवाद ढूंढते हैं। क्योंकि हिंदी अब कहा गया कि अनिवार्य बना देना चाहिए, इसकी हिंदी में प्रश्न अनिवार्य है। तो जब कभी आप अनुवाद कीजिएगा तो मूल भाव तो कभी आना नहीं है। इसीलिए इस तरह की समस्या आती है कि टर्माइट का हिंदी अनुवाद आ गया। समझ गया बात? अगर दीमक होता तो अंग्रेजी अनुवाद क्या होता, उसमें टर्माइटी होता। लेकिन हिंदी के आप ऐसा मत समझिए, हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके लिए एक ही इंग्लिश टर्म। जैसे हिंदी भाषा की विशेषता को अगर आप देखिए, हम अपने रिश्तों को देखें, हम अपने संस्कारों को देखें, तो हमारे यहाँ मौसी है, मौसा है, फूफा है, फुआ है, मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, बहुत सारे हैं ना। अंग्रेजी में सिर्फ दो है, अंकल और आंटी। तो हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी नहीं कर सकता है, वैसे ही अंग्रेजी के कुछ शब्दावलियां होंगी जिसके अनुवाद हिंदी में करने में समस्या होगी, जिसका एक उदाहरण है। तो हमारी विशेषता, हमारी संस्कृति हिंदी माध्यम से मौसा मासी, मामा मामी, चाचा चाची, फुआ फूफा जो करना है वो कर लें, बहुत सारी चीजें हम लोग कर लें, लेकिन अंकल आंटी कहे तो सब उसी में समाप्त हो जाए। धन्यवाद। काम करने के लिए प्रोत्साहित करें
और ये तभी होगा जब खुद उसमें हम काम करेंगे, क्योंकि एक एक करके एक बूंद बूंद करके सागर भरेगा और तब इस दिवस की सार्थकता भी है। अब मैं अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर धर्म प्रकाश पासवान सर से अनुरोध करूंगी कि वो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें और हिंदी दिवस की प्रासंगिकता पर 2 शब्द रखें। बोर्ड नहीं दिखाई देगा, बोर्ड को पूरा आवाज होना चाहिए इतिहास विभाग दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर ईश्वरलाल सर और हमारे साथी डॉक्टर शशिभूषण सर, डॉक्टर एंड हमारे नेपाल जी और हमारे जियोलॉजी विभाग के प्राध्यापक बैठे हैं, नीलमणि सर और राजेश जी इतिहास विभाग के हैं और मैडम इतिहास विभाग की भी विराजमान है और हिंदी विभाग के चंदा मैम है। तो आज थोड़ा पीछे से आवाज आ रही है, हमारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान इधर भी दें, जिस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं उस पर कुछ चर्चा कर लिया जाए। आज हिंदी दिवस है, प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी मना रहे हैं। आज बहुत ही गौरव का क्षण है, गौरव का दिन है, दिवस है। एक तरफ से और दूसरी तरफ से हिंदी के लिए छल का भी दिन है, छल प्रपंच का भी दिन है। गौरव इस अर्थ में कि हिंदी विकसित करते करते स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अभियान शुरू हुआ 1949 से 1953 में आकर के वो गौरव का क्षण मिला, उस समय से दिवस हम लोग मनाते आ रहे हैं। हिंदी को विकास करने पर हम लोग जोर देते आ रहे हैं। और तो दूसरी तरफ छल प्रपंच इस अर्थ में कि हिंदी का जो वाजिब हक मिलना चाहिए था, क्या मिला? तो उत्तर होगा नहीं। इस पर हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे कि हिंदी आज तक हम लोग हिंदी दिवस ही मनाते रहेंगे, क्या हिंदी की हमारी ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहेगी या बनी रहनी चाहिए कि हम लोग हिंदी दिवस मनाते रहें? हम लोग हिंदी को ऐसे मुकाम तक पहुंचा दें कि हमारी हिंदी किसी दूसरे पर निर्भर न रह करके किसी छोटा सा तालाब नहीं बन करके ये सागर बने, जो इस सागर में, हिंदी जैसी सागर में दूसरी छोटी छोटी नदियां आकर के मिले, स्थिति उस मुकाम पे पहुंच जाएगी। और इसके लिए क्या करना होगा? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, सिर्फ हम लोग दिवस मना लेने से हमारी हिंदी की स्थिति या हिंदी सप्ताह मना लेने से हमारी हिंदी की स्थिति या पखवाड़ा मना लेने से हिंदी की स्थिति नहीं सुधरती। आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग ये सारा काम करें, औपचारिकता अवश्य करें, लेकिन इसके लिए जो व्यवहारिकता होनी चाहिए, जो व्यवहार रूप में हम लोग को करना चाहिए, वो करें। और वो बहुत सारे ऐसे काम हैं इसे अनुवाद कर दिया जाए कि दूसरी राष्ट्र के भाषा को हम अपने राष्ट्र में राष्ट्र की भाषा में उपयोग न करें, कम से कम उपयोग किया जाए, हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग करने की प्रेरणा दी जाए और उसको उपयोग में लाई जाए, तो हमारी हिंदी की भाषा हिंदी है हमारी, जो समृद्ध हो सकेगी। और इतना ही नहीं, अभी हम अपने देश के न्यायालयों की बात करें, सरकारी दफ्तर तो सरकारी दफ्तर है, जहां से जिस न्यायालय से
न्याय की आशा हम लोग करते हैं, चाहे हम बात निचले स्तर से करते हैं, तो क्या उसको कहते हैं सिविल कोर्ट में व्यवहार न्यायालय से छोटा स्तर का है, जिले स्तर पर व्यवहार न्यायालय होता है, मिडल स्तर पर होता है, वहां भी उस न्यायालय का जो डिसीजन आता है वो हिंदी में नहीं आता, वो इंग्लिश में आता है। क्या देश करने वाले जो हमारे देश के नागरिक हैं, क्या वो इंग्लिश को समझ पाते हैं? जस्टिस के देने वाले फैसले को समझ पाते हैं? तो क्या उस समय हमारे हिंदी का स्थान कहाँ चला जाता है? सोचने वाली बात है। मैंने इसलिए कहा कि एक तरफ गौरव का दिन है, दूसरी तरफ हिंदी के लिए बंशवाली का दिन है कि हिंदी का अभी तक हमारे देश में काफी भर नहीं मिला। तो वो कैसे मिलेगा? सरकारी दफ्तरों में हम लोग अनिवार्य कर दिया, सरकारी स्तर से अनिवार्य कर दिया जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा हिंदी भाषा को सरकारी कार्यालयों में, न्यायालयों में जो डिसीजन आते हैं, जो डिसीजन नहीं कहेंगे, जो निर्णय आते हैं, वो हिंदी में आना चाहिए कि जो हमारा जो एप्लीकेंट है या कंप्लेंट करने वाले, जो शिकायत करने वाले हैं, वो डिसीजन को, जज के बातों को, निर्णय को समझ सके कि हमारे पक्ष में या विपक्ष में क्या निर्णय आया है। वो जनता, वो बड़ी भारी जनता, हिंदी जानने वाली जनता, अंग्रेजी भाषा को नहीं जानती, अपने निर्णय को अच्छा से समझ। कहीं कहीं सरकारी कार्यालय में जाइए और हिंदी में आवेदन करते हैं तो उपेक्षा के दृष्टिकोण से लोग कहता है ये आदमी को थोड़ा सी एप्लीकेशन देने का, एप्लीकेशन में आवेदन भी नहीं लिख सकता अंग्रेजी में। तो ये दुर्भाग्य है हमारे हिंदी का और हमारे देश का भी कि, और हम ये कहें कि हमारी सरकारें हैं, हम केंद्र सरकार से बात करते हैं और केंद्र सरकार करते हैं, हम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं कि हिंदी दिवस, हिंदी को समृद्ध तब होगा जब हिंदी को बिल्कुल हर जगह अनिवार्य कर दिया जाए। सिर्फ नियम बना करके नहीं, उसे व्यावहारिक तौर पर जमीनी स्तर पर उसको लागू कर दे, तब हमारी स्थिति की, हिंदी की स्थिति सुधर सकती है, तब हमारी हिंदी समृद्ध हो सकती है। और थोड़ी सी और थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। आप हमारे बहुत वरीय शिक्षक हैं, हेड हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात अभी भी कहकर के इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है कि महात्मा गांधी ने अपने संतान को, अपने उनका अपना संतान है, अपने बेटे को इंग्लिश पढ़ने से मना कर दिया था और कहा था कि इंग्लिश वो हमारी भाषा नहीं, हम किसी से उधार पैसा लेकर के नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है हमारे अपने देश की भाषा को पढ़ना है, इसलिए हिंदी पढ़ो, हिंदी मीडियम में पढ़ो और तब हमारी हिंदी, तब हम हिंदी हैं, तब हम हिंदुस्तान हैं। ऐसे हम ना हिंदी हैं और ना हिंदुस्तान है। इसलिए हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए महात्मा गांधी ने जब जो राष्ट्रपिता है इस तरह की बातें कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, तो हम लोग सभी एक बहुत छोटे हैं, कहीं नहीं ठहरते हैं उतने बड़े राष्ट्रपिता के सामने। तो 1947 में भी एक बात उन्होंने कही थी, बीबीसी से साक्षात्कार देते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि कह दो दुनिया वालों से कि ये गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, कह दो दुनिया वालों से कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। इस एक लाइन के वाक्य में कितना अंतर्भावना है, सुविचार है उनका, ऐसी भावना है हिंदी के प्रति, अपने देश के प्रति। वो कहते हैं कि हिंदी, उनकी एक लाइन में स्पष्ट वो कहना चाह रहे हैं कि हिंदी जो है, हिंदी को मजबूत करने के लिए हिंदी सभी देश की जनता को अपनाना होगा। और जो महात्मा गांधी ने कहा था, इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि वो उस समय जब गांधी बोलते थे, उसे तो गांधी नहीं समझी कि देश की आत्मा बोलती थी, देश की जनता बोलती थी। और उन्होंने जो बातें कही थी वो सिर्फ उनका सपना नहीं था, पूरे देश के, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का सपना था कि हिंदी को, हिंदी जानने वालों की होना चाहिए। समूचे देश में रहने वाले लोग चाहे जितने अपनी क्षेत्रीय भाषा को जाने, लेकिन हिंदी को अपने राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाए, सरकारी कार्यालयों की भाषा के रूप में अपनाए, सरकारी न्यायालयों की भाषा के रूप में अपनाए। और तब हमारी देश की जो
हिंदी है, हम लोगों की जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा तो है ही, मातृभाषा भी है, और इसे हमको अपने पैरों पे खड़ा कर देना है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रखना है, और तब जाकर के हमारी जो भाषा हिंदी है वो स्वाभिमान से अपने राष्ट्र में सर्व उठाकर चलेगी। जो अभी वो सर्व उठा करके हमारी हिंदी नहीं चल रही है, जैसे ही अंग्रेजी की बात आती है तो हमारी हिंदी की सर्व नीचा हो जाता है। ये हम लोगों की बहुत बड़ी दुख की बात है, और सर हम लोग देश की जनता की शब्द मिल जाता है। इसलिए अंत में हम यही सब एक लाइन कहना चाहेंगे, हम दरखास्त करना चाहेंगे, हम निवेदन करना चाहेंगे हम अपने बच्चों से कि हिंदी को पढ़ने में, अपनाने में कहीं भी संकोच ना करें। हिंदी पढ़ करके विद्वान हो, अच्छे जगहों पर जाएं, आप विद्वान होंगे, हमारा राष्ट्र विद्वान होगा, और हिंदी भी अपने शिखर तक जाएगा। आप लोग भावी राष्ट्र के निर्माता हैं, इसलिए सबसे ज्यादा निवेदन दरख्वास्त हमें आप ही लोगों से है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। अब जिसका हमें था इंतजार, है ना, जिसके लिए हम सब थे बेकरार, वो हमारे समक्ष आ गए हैं। इस व्याख्यान माला भी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे प्रोफेसर रणवीर कुमार राजन सर का, और भाषा की पकड़, उनकी शैली, सभी हम सब कायल हैं। अति व्यस्ततम समय में से उन्होंने समय निकाला है। उनका एक व्याख्यान सीवी रमन यूनिवर्सिटी में भी अभी वो इन्वाइटेड थे, वहाँ हुआ, फिर उन्होंने समय हमारे लिए निकाला, तो बहुत धन्यवाद सर। कृपया आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें सर। समय वहाँ के लिए निकाला गया था मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। हमारे उपस्थित कलीग, हमारे छात्र, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सब लोगों का अभिनंदन, आप सब लोगों को शुभकामना। हिंदी दिवस क्यों? हिंदी दिवस क्यों? और दिवस हो सकता है, कोई भी दिवस हो सकता है। दिवस यानी दिन। आज क्या दिन जो है वो हिंदी दिवस के नाम पर मनाया जाता है। तो हम हिंदी दिवस को वैसे नहीं ले चले, हम इसको यूं कहते हैं कि हम इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाएं कि हम में गलतियां करना है। हम आप अंग्रेजी की बात करते हैं, अभी शशि जी उठे, शिवेश बाबू उठे, अंग्रेजी की बात मैंने बहुत जगह देखा है। और उन भाषाओं की बात हम करते हैं तो हिंदी एक सशक्त भाषा के रूप में है, एक माध्यम के रूप में है। और आपने देखा है चेतु, धाड़को, पेटू, देखा है चेतु, लेकिन हम आप चेतु को नहीं, हम धाड़क को नहीं लिखते, हम अंग्रेजी में ही लिखेंगे, पेटू लिखेंगे, पेटू के बदला अपना नाम लिख देंगे। पैसा देता है रुपया, रुपी, वहाँ 5,000 5,000 नहीं, वहाँ क्या करते, गाना सुन लेंगे कोई। ये हमारी प्रवृत्ति जो है ना, इस प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है। गाना नहीं है तो उसको देख वो वहाँ को आप निकालो, क्यों जहाँ तोप मुवक्किल हो वहाँ अखबार निकालो। तो साहित्य की गरिमा थी कि तोप का जवाब अक्षरों के गोले से दिया जाता था, और अक्षर के गोले नहीं होते तो हिंदी हमारी इतनी सशक्त नहीं। आप चलिए यहाँ से 11 प्रांतों में आपकी भाषा हिंदी है, बोली जाती है। आपका सेकेंड लैंग्वेज चले जाइए उड़ीसा, उड़िया के बाद अंग्रेजी नहीं, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है। से आप लोग बहुत सीखे। इकोनॉमिक्स साहब ने बोले, हिंदी साहब ने बोले, साइकोलॉजी साहब ने बोले, सब लोगों ने बोले, हिस्ट्री साहब ने बहुत कुछ बोले। ये सब साहित्य है, लेकिन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सबको लेके साथ में चलने वाला एक साहित्य है, में कॉल्ड एक थ्योरी है, वो है राजनीति विज्ञान, जो सबको लेके चलता है। आज सबका उसका दृष्टिकोण कुछ अलग है, ठीक है। और आज
दिवस है, तो इसमें मैं 3 चीज आपको बोलना चाहता हूँ। इसमें 3 दृष्टिकोण है। एक संविधान की दृष्टिकोण है और एक दृष्टिकोण है कि हम इसको बनाए क्यों, बनाने का क्या मतलब है। तीसरा है हमें क्या करना है। और ये 3 चीज का समझ जाएंगे, आप हिंदी दिवस का महत्व समझ जाएंगे। पहला है कि संविधान की दृष्टिकोण। जब संविधान बना है उस टाइम चल रहा था कौन सा लैंग्वेज होगा, देश का कौन सा लैंग्वेज होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, कन्नड़ होगा, मलयालम होगा, कौन सा वाला होना चाहिए। सब अपने से लड़ रहे हैं, ठीक है। एक राजेंद्र प्रसाद जी थे जो दलित के लिए लड़ रहे थे, एक राजेंद्र प्रसाद जी थे, एक राजेंद्र सिंह जी थे जो लैंग्वेज के लिए लड़ रहे थे कि हिंदी होना चाहिए। उनके साथ काका कालकर थे और मैथिली गुप्ता जी थे। करें तो उनका कहना था कि हिंदी होना चाहिए। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप लोगों के द्वारा दिए गए अच्छे शब्दों से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा जो है उसके शुरुआत का शब्द अज्ञान से शुरू होता है और उसका अंतिम शब्द ज्ञानी से खत्म होता है। इस तरह हिंदी भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है और इस प्रोग्राम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम सबका धन्यवाद ज्ञापन